friends, welcome back to my channel Only By. Presenting up the third part of the chapter Organisms and Population from the NCERT textbook, Unit 10 Ecology, chapter number 13, that is Organisms and Population. Friends, this is the third part of it. The first two have been already uploaded. Every word of this has been explained in Hindi. So please follow the entire series and keep studying with me. So friends, in this unit I have started up only with organisms and population, and the MCQs part of it will soon follow. So please do follow the entire series and check with the playlist. Now we start with 13.1.3, that is adaptations. Okay, ये NCERT के 13.1.3 पर ये चीज है, ये particular point है. While considering the various alternatives available to organisms for coping up with extremes in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustments, while others do so behaviorally, that is, migrating temporarily to a less stressful habitat. मतलब ऑर्गेनिज्म जो भी सजीव है उनके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है, ऑप्शंस है, पर्याय है, जिसके जिसके बलबूते पर क्या हो सकता है. तो वो जो सजीव है जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस यानी आजू बाजू में वातावरण में होने वाले जो बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाले कंडीशंस है, तो उनसे भी वो एडजस्ट कर सकते हैं. कोई कोई रेस्पॉन्ड करते हैं बाय फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स यानी बॉडी में कोई फंक्शन में एडजस्टमेंट या चेंजेस बनवा के, तो कोई कोई बिहेवियरल एडजस्टमेंट कर लेता है यानी कुछ देर तक वो स्ट्रेसफुल हैबिटेट जो है वहां उसको छोड़कर कहीं और रह लेता है, और जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस खत्म हो जाते हैं तो वो वापस उस हैबिटेट में माइग्रेट भी हो सकता है. These responses are also actually their adaptations. यानी ये जो responses है जैसे कि माइग्रेट होना, स्थलांतर करना या फिजियोलॉजिकल यानी कि कोई फंक्शनल बदलाव करना, ये भी एक adaptation ही है. So we can say that adaptation is any attribute of the organism, maybe morphological, maybe physiological, maybe behavioral, that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है सजीवों में होने वाले जो चेंजेस है, चाहे वो उनके स्ट्रक्चर में हो, चाहे वो उनके फंक्शन में हो, या चाहे वो उनके बर्ताव में यानी कि बिहेवियरल चेंज हो, पर ये जितने भी बदलाव उस सजीव में आते हैं जिसकी वजह से आजू बाजू वाले वातावरण के साथ वो एडजस्ट करते हैं, जिंदा रहते हैं, और उसके साथ साथ उनका उस पर्टिकुलर हैबिटेट में प्रजनन भी हो पाता है, इन सब बदलावों को एडेप्टेशन कहा जा सकता है. Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. ओके, ये जो होने वाले बदलाव है ये काफी सालों से चलते आ रहे, और ये बाद में जाकर जेनेटिकली यानी अनुवांशिक एंगल से ये कहीं पर फिक्स भी हो जाते, ये बाद में बदलेंगे नहीं. In the absence of an external source of water, the kangaroo rat in North American deserts is capable of meeting all its water requirements through its internal fat oxidation, in which water is a byproduct. ये पर्टिकुलर पॉइंट आपने एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है. कैंगरू रैट दैट इज एक टाइप का चूहा है, कांगारू से उसका कोई लेना देना नहीं है. ये क्या करता है, ये जमीन में अंदर जाके बैठता है, और जो बाहर का जो हीट होता है उससे बचने के लिए, क्योंकि सॉइल यू नो इज अ नेचुरल काइंड ऑफ थर्मल इंसुलेटर यू कैन से, और फिर उसके बॉडी के अंदर मौजूद जो फैट्स है उसको जलाकर उसमें बॉडी में पानी डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक वाटर, और वो जी पाता है. It also has the ability to concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove excretory products. मैंने आपको कहा कि कैंगरू रैट का रेफरेंस आएगा एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर में. अब बॉडी में बनने वाले जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूरिन द्वारा बाहर फेंके जाते हैं, ओके,
तो उसमें कम से कम पानी बाहर फेंका जाता है, सो दैट बॉडी में जब पानी कम हो तो बॉडी के अंदर ही रहे और वेस्टेज एकदम कम हो। Many desert plants have a thick cuticle on their leaf surfaces and have their stomata arranged in deep pits, that is, they are sunken to minimize the water loss through transpiration. अब जैसे हम एक्सटर्नल जो तापमान जो है उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे जो डेजर्ट कंडीशंस में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों पर एक थिक आवरण होता है, क्यूटिकल जिसे हम कहते हैं। ओके, और उनके जो स्टोमेटा होते हैं, निछिद्र होते हैं, जिससे आपको मालूम है कि गैसेस एक्सचेंज होता है, तो ये अंदर काफी अंदर सिंक होते हैं, संकन होते हैं, मतलब अंदर अंदर की तरफ होते हैं, यानी जिसकी वजह से वो एक्सपोज ना होने की वजह से, मतलब धूप की तरफ एक्सपोज ज्यादा देर तक ना होने की वजह से उनसे पानी कम से कम बाहर जाएगा बाय ट्रांसपिरेशन, दैट इज बाष्पीभवन जिसको कहा जाता है। They also have a special photosynthetic pathway, that is CAP, that enables their stomata to remain closed during daytime. ये आपने photosynthesis नाम के चैप्टर में पढ़ा है। Crassulacean acid metabolism pathway जिसे हम कहते हैं CAM pathway, ये ऐसे प्लांट्स में दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से अपने स्टोमेटा दिन भर बंद रखते और रात को ओपन करते। ओके, some desert plants, like Opuntia, have no leaves. They are reduced to spines, and the photosynthetic function is taken over by the flattened stems. The Opuntia क्या है? इनमें आप देखेंगे तो उनमें पत्ते नहीं होते, जो हमें दिखाई देता है फ्लैट, वो उनका स्टेम होता है, और असल में जो पत्ते होते हैं वो एकदम रिड्यूस होके एकदम छोटे होकर उस पर स्पाइंस यानी कि कांटे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स द sunlight is obviously reduced, and this will decrease the rate of transpiration, यानी बॉडी से बाहर पानी जाने का जो प्रमाण है वो चेक में रहता है। Mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize the heat loss. This is called as the Allen's rule. ये important है, याद रखिएगा, ये MCQs में आ सकता है। जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो मैमल्स है, इनके कान और उनके हाथ पैर जो है, लिम्स जो होते हैं, वे थोड़े से छोटे होते हैं ताकि बॉडी से जो हीट होती है ये कम बाहर पड़े, इसीलिए वो बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर पाते, इतनी ठंडियों में भी वो आराम से रह लेते। ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एलन्स रूल। Okay. In the polar seas, aquatic mammals like seals have a thick layer of fat that is called as blubber below their skin, and that acts as an insulator and reduces the loss of body heat. ये भी एक बहुत ज़्यादा important point है। Blubber क्या होता है? तो that is the layer of fat. Okay, that's a kind of an adipose tissue you can see. कहाँ पर है? तो त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे है। इसका फायदा क्या है? ये इंसुलेशन का काम करता है। मतलब क्या? ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करेगा, और जिसकी वजह से बॉडी में जो हीट जनरेट होती है ये बाहर नहीं जा पाएगी। Some organisms possess adaptations that are physiological, which allow them to respond quickly to a stressful situation. यानी कोई कोई ऑर्गेनिजम्स में जो आने वाले बदलाव होते हैं, एडेप्टेशंस एडजस्ट कराने के लिए, ये फंक्शनल होते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी आप कह सकते हो यहाँ पर ये फंक्शनल है, और जिसकी वजह से होता क्या है, ये तुरंत किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर पाते हैं। If you had ever been to any high altitude place that is more than 3,500 meters, like Rohtang Pass near Manali and Leh, you must have experienced what is called as altitude sickness. ये आपको शायद आपको पता नहीं होगा, पर ये वाकई में अगर आप कुल्लू मनाली जाते हैं, लेह लद्दाख जाते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड में होते हैं हम लोग, तो एक प्रकार का सिकनेस महसूस होता है। ओके, ये होता ही होता है, उधर जो रहते हैं लोग उनको नहीं प्रॉब्लम होता, पर जो एज अ टूरिस्ट जाते इनको ही तकलीफ हो सकती है। इनके सिम्टम्स क्या है? तो इट्स सिम्टम्स इंक्लूड नोशिया,
fatigue and heart palpitations. ये सब महसूस होता है. दर्द दर्द फील होगी या नौशिया इन्हें फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग हो सकता है या थकावट महसूस हो सकती है. This is because in the low atmospheric pressure of high altitudes, the body does not get enough oxygen. हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड में पहुंचते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का प्रमाण जो है वो वहां पर कम हो जाता है. अगर ऑक्सीजन का प्रमाण कम होगा तो भले अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम चालू है पर क्या होगा, क्या ऑक्सीजन इनफ नहीं मिल पाएगा हर एक सेल के लिए. और इसी वजह से मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो धीरे धीरे धीमा होते जाएगा और इसकी वजह से ये सब सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं. But gradually you get acclimatized and stop experiencing altitude sickness. यानी क्या, अब पहली पहली बार अगर गए हो वहां पर हायर ऑल्टीट्यूड पर तो आपको ये सब सिम्टम्स महसूस होंगे, पर धीरे धीरे करके बॉडी उसके साथ उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो पाएगी और फिर आपको जो ऑल्टीट्यूड सिकनेस होगा वो धीरे धीरे करके कम भी हो जाएगा. अब ये सोचना ना, उस हायर ऑल्टीट्यूड पर हम टूरिस्ट के तौर पे जा रहे पर उधर के लोग तो आराम से रहते हैं. क्यों रह पाते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी जो है ये एडजस्ट हो चुकी है उस हायर ऑल्टीट्यूड के लिए भी. अब आपने सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा है एक कंडीशन जिसे हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, राइट. इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ आरबीसीज इन द बॉडी दे इंक्रीज. सो ऐसे केस में अपनी बॉडी एडजस्ट करेगी. ऑक्सीजन कम है तो जितना है उसे ग्रैब करने के लिए बॉडी में आरबीसीज का जो नंबर है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा और इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी बॉडी में महसूस नहीं होगी. How did your body solve this problem? The body compensates low oxygen availability by increasing the red blood cell production and decreasing the binding affinity of hemoglobin and by increasing the breathing rate. So ये सब चीजें होने वाली है. आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, बराबर. फिर बाइंडिंग अफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की ये थोड़ी सी कम होगी और ब्रीदिंग रेट जो अपना है ये फास्ट होगा. और ब्रीदिंग रेट फास्ट होने की वजह से जो भी सेल से अपने बॉडी में हर एक सेल तक ऑक्सीजन आराम से पहुंच पाएगा. Many tribes live in the high altitude of Himalayas. हमें मालूम है कितने सारे हिमालयन रेंजेस हैं. Our country is such a rich country. आप जाके हिमालयन रेंजेस में देखेंगे वहां पर तो लोग रहते हैं आराम से. Find out if they normally have a higher red blood cell count or total hemoglobin than the people living in the plains. ये जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझेगा what exactly do we mean by adaptation or acclimatization. क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना is acclimatization. Simple as this. In most animals, the metabolic reactions and hence all the physiological functions proceed optimally in a narrow temperature range, and that is in case of humans it is 37 degrees. Okay, अपने जो बॉडी टेम्परेचर अपना जो नॉर्मल है वो कितना है 37. इसमें सबके सब केमिकल रिएक्शंस जो है फंक्शंस जो है ये आराम से हो पाते हैं. तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में यही टेम्परेचर लगभग सेम होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस आराम से हो पाते हैं. But there are microbes like archaebacteria that flourish in hot springs and deep sea hydrothermal vents where temperatures far exceed 100 degrees. How is this possible? ये क्यों कर पाते हैं 1000 डिग्रीज? यस, ये कैसे कर पाते हैं? कोई कोई 1000 नहीं हो सकता, यहाँ पर ये 100 ही होगा. प्लीज याद रखिएगा इस चीज को कि ये हाई टेम्परेचर में आराम से जी पाते हैं. ओके, तो ये कैसे कर पाते? उनमें बॉडी भी अडेप्टेड है ना. Many fish thrive in Antarctic waters where the temperature is always below zero. हमेशा जीरो से कम टेम्परेचर है फिर भी वहां पर कोई कोई मछली जिंदा रहती है एंटार्क्टिक वाटर्स में. हाउ डू दे मैनेज टू प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग? ऐसा क्यों नहीं होता कि जो ब्लड है या लिम्फ है वो फ्रीज हो गया? A large variety of marine invertebrates and fish
live at great depths in the ocean where the pressure could be more than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience. सोचिएगा इतने डेप्थ में ओशन में रहना, इन्हें वहां पर कितना ज्यादा प्रेशर होगा, वहां पर भी आराम से रह पाते। मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज उनमें होती है जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर पाते और जी पाते। How do they live under such high pressures and do they have any special enzymes? इनमें क्या ऐसी खासियत है जिसकी वजह से इतनी प्रेशर में ये बर्दाश्त करते हैं, ना सिर्फ बर्दाश्त करते पर वहां पर रह लेते, रिप्रोड्यूस भी होते हैं। Organisms living in such extreme environments show a fascinating array of biochemical adaptations. यानी इनमें हमें ये नजर आता है कि फंक्शनल जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है इनके बॉडी के अंदर जो होते हैं, इन्हीं की बदौलत ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। Some organisms show behavioral responses to cope up with variations in their environment. हम लोग ने ये सुना कि बिहेवियर में, उनके बर्ताव में कोई चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आजू बाजू में वातावरण में होने वाले जो बदलाव है उनसे वो एडजस्ट कर पाते हैं। Desert lizards lack the physiological ability that mammals have to deal with the high temperatures of their habitat, but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. इन्हें डेजर्ट में मिलने वाली छिपकलियां, इनके पास वो फंक्शनल कैपेसिटी नहीं होती जो हमें है, मैमल्स में है, जिसकी वजह से हम जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा अगर एक आध हैबिटेट में, फिर भी मैमल्स एडजस्ट कर पाते हैं। अब ये फंक्शंस में चेंजेस ना करने की मतलब ना करने की कैपेसिटी या टेंडेंसी होने के बावजूद भी उनका बॉडी टेम्परेचर काफी हद तक सेम रहता है, क्योंकि उनमें होने वाले बर्ताव के जो चेंजेस है, तब्दीलियां हैं, इनकी वजह से ये कर पाते हैं। They bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone, but move into the shade when the ambient temperature starts increasing. यानी क्या, जब बॉडी टेम्परेचर इनका थोड़ा कम हो रहा हो तो ये धूप में जाके बैठते हैं। अब धूप में जाके बैठेंगे तो धूप में से उनको हीट मिलेगी, तो बॉडी टेम्परेचर अपने आप जो कम हो रहा हो, थोड़ा सा ड्रॉप होता हो, तो ये फिर से बढ़ेगा। और जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो ये छाव में जाके बैठते। ठीक है, सो ये क्या हुआ, भले उनमें वो ताकत नहीं है कि उनका टेम्परेचर वो मेंटेन करे फंक्शन में चेंजेस करा के, पर ये कैसे करते, ये बिहेवियर में चेंज है ना। ये धूप में जाके बैठेंगे अगर उनका बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा हो। हम ये अपने से खुद से भी रिलेट कर सकते हैं। ठंडियों में जब अर्ली मॉर्निंग धूप होती है, हम आराम से जाके वहां खड़े रहते हैं, हमें भी अच्छा फील होता है। Some species are capable of burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat. इन्हें कोई कोई जीव जो होते हैं ये क्या करते हैं, जमीन के नीचे जाके छुप जाते हैं। ओके, क्योंकि मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि द सॉइल इट एक्ट्स एज अ नेचुरल इंसुलेटिंग लेयर, सो वो जमीन के नीचे जाके रह लेते हैं। Now coming to the next point, that is 13.2, that is populations. एंड इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, वो हम पढ़ रहे हैं अभी। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज। Majority of them live in groups in well-defined geographical area, share or compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population. ये नहीं, क्या हम सृष्टि में क्या देखते हैं, हमें ऐसा कभी कोई अजीब दिखाई नहीं देगा जो अकेला ही रहता है। ओके, वो पूरी जो जाति है वो कभी सिर्फ जातियों में से एक आध इंडिविजुअल जो है वो आइसोलेटेड रह सकता है, पर पूरी की पूरी स्पीशीज कभी आइसोलेटेड नहीं दिखाई देती। ओके, नॉर्मली तो एक आध ऑर्गेनिज्म, अभी मैं ह्यूमन बींग्स को कंसिडर करके बोल रही हूँ, कभी कभी हमें अचानक आइसोलेट हो जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, पर नॉर्मली क्या कोई भी जातियों के सजीव जो है वो अकेले रह पाएंगे, तो नहीं। मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, एक
जो एक भौगोलिक क्षेत्र है वहां पर सब साथ में रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग होता है, कंपटीशन होता है फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। जब कोई खाना पीना सेम हो तो उसमें हमें महसूस होगा कि कंपटीशन भी होगी खाने के लिए, रहने के लिए, जगह के लिए, राइट। एंड पोटेंशियली इंटरब्रीड, दे हैव द कैपेसिटी टू इंटरब्रीड। जरूरी नहीं है कि कैपेसिटी है इसीलिए वो असल में इंटरब्रीड हो रहे हैं, but they have the capacity to interbreed, and thus this forms a population. Although the term interbreeding implies sexual reproduction, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. अब जब हम ब्रीडिंग की बात करते हैं तो ब्रीडिंग से क्या होता है? जब हम कहते हैं ब्रीडिंग, मेटिंग, यानी इट रेफर्स टू व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट जो ऐसे भी सजीव है जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें रिप्रोडक्शन होने के बाद जो ऑर्गेनिजम्स पैदा होंगे तो उसे भी पॉपुलेशन के तौर पे कंसिडर किया जाता है। Although cormorants in a wetland, rats in an abandoned dwelling, teakwood trees in a forest tract, bacteria in a culture plate, and lotus plants in a pond are some examples of the population. ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है। जैसे हम कम्युनिटीज के बारे में जब पहले मैं मेंशन कर रही थी तभी भी मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन बींग्स सिर्फ अकेले नहीं रह रहे एक आध एरिया में। वहां पर कुत्तों का एक पॉपुलेशन है, गाय भैंसों का एक पॉपुलेशन हो सकता है, कौवे आजू बाजू में, पंछी है, इतने सारे सजीव है, उन सबका एक पॉपुलेशन होता है। दैट इज व्हाट दिस मीन्स। In the earlier chapters, you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with a changed environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired traits. अब इसका मतलब क्या है? हम लोग ने कई चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो एडेप्टेशन होता है ये इंडिविजुअल होता है, यानी क्या उस ऑर्गेनिज्म एक एक सजीव में होने वाला ये एडेप्टेशन जरूरी होता है, बराबर। पर जब हम पॉपुलेशन की बात करें, लोक संख्या जिसे हम कहते हैं, तब नेचुरल सिलेक्शन जो होता है जो ये पॉपुलेशन में होता है। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भाई इस पूरे जातियों में एक पर्टिकुलर जाति है उसमें से एक ऑर्गेनिज्म जीवित है बाकी लोगों को मार डाला या मर गया अपने आप, ऐसा नहीं होता। ओके, एंड जो भी उस ऑर्गेनिज्म में, वो सजीव में वो चेंजेस होते हैं वो पूरे पॉपुलेशन में बाद में दिखाई देते हैं। और ऐसे करते करते जो भी जरूरी क्या बोल सकते हैं ट्रेट्स यानी गुण धर्म जो है वो फिर उत्क्रांति तहत ये बदलते हुए हमें नजर आते हैं। Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population, genetics and evolution. अब इस पे MCQ में पूछ सकती हूँ, population ecology refers to या links with dash, one genetics, second population, third evolution, fourth A and B and fifth option all of these। जानबूझ के और एक ऑप्शन मैंने ऐड किया। तो देखो जब हम कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी तो उसको सुन के आपको दो हिंट यहाँ मिलते हैं, एक तो इकोलॉजी और एक दूसरा पॉपुलेशन, बराबर है। तो पॉपुलेशन पे आपका पहला ऑप्शन ये आपके दिमाग में आएगा कि यही करेक्ट है, बराबर। फिर आप शायद ये भी सोचेंगे कि पॉपुलेशन इज अ यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, ये आप पढ़े हो एवोल्यूशन चैप्टर में, बराबर। डार्विन्स थ्योरी जब आप पढ़ते हो वी ऑलवेज से इट्स अ पॉपुलेशन व्हिच इवॉल्व्स एंड नॉट एन इंडिविजुअल। तो आपके दिमाग में चालू हो जाएगा कहीं ये एवोल्यूशन सही तो नहीं। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि आप जेनेटिक्स को रिलेट नहीं करोगे एग्जाम के टेंशन में, इसीलिए बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने याद रखना है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी रिलेट्स विथ population genetics as well as evolution. A population has certain attributes whereas an individual organism does not. इन्हें कोई कोई जो गुणधर्म होते हैं, जो फीचर्स होते हैं वो पूरे पॉपुलेशन के होते हैं, एक इंडिविजुअल के नहीं होते। An individual may have births and deaths, but a population has birth rates and death rates, बराबर। हम पैदा हुए, हम मर गए, और पॉपुलेशन जब आता है तो हम ये नहीं बोलते पॉपुलेशन पैदा हुआ या पॉपुलेशन मर गया। जब पॉपुलेशन की बात होती है अनेक
ऑर्गेनिजम्स की एक साथ बात हो रही होती, तब हम क्या कहते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, जिसे हम कहते हैं नेटालिटी एंड मोर्टालिटी बायोलॉजिकल सेंस में. In a population, these rates refer to per capita births and deaths. The rates hence expressed are change in numbers. That is, number तो कम ज़्यादा होते हैं, increase होगा number या decrease होगा with respect to members of the population. चलो अभी current scenario अगर हम देखते हैं तो अभी कोरोना की वजह से कई कई इलाकों में पॉपुलेशन क्या हुआ है, थोड़ा कम होते हुए नजर आ रहा है, बराबर ना. सो दैट इज व्हाट इट मींस. आई होप यू अंडरस्टैंड. Here is an example. If in a pond there were 20 lotus plants last year and through reproduction 8 new plants are added, taking the current population to 28, we calculate the birth rate as what? 8 upon 20, that is 0.4 offsprings per lotus per year. If 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies is Drosophila, you know, died during a specified time interval, say a week, the death rate in the population during that period will be how much? 4 upon 40, that is 0.1 individuals per fruit fly per week. What you need to understand is how exactly is the birth rate and the death rate considered. Another attribute characteristic of a population is sex ratio. An individual is either a male or a female, बराबर, but a population has sex ratio. Example, 60% of the population are females and 40% males, बराबर. ये population का feature है. Individually या तो कोई male है या तो कोई female है, but उस population में वो male dominated है या female dominated है, ये हमें पूरा पॉपुलेशन पढ़ने के बाद ही समझता है. इसीलिए आप देखेंगे जनगणना होती है ना, हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है. उसी से हमें पता चलेगा कि सेक्स रेशियो एक आध एरिया का क्या हुआ है, वो सेम है या चेंज होते हुए नजर आता है. A population at any given time is composed of individuals of different ages. अब ऐसे तो नहीं होगा कि एक आध मोहल्ले में, एक आध इलाके में सबके सब ऑर्गेनिज्म, सबके सब सजीव है जो बूढ़े हैं, और एक आध एरिया में सबके सब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले. ऐसा तो कभी भी कोई भी इलाके में नजर नहीं आएगा. अलग अलग एज ग्रुप वाले ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स या ह्यूमन बींग्स नजर आएंगे. अब राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ये एनसीईआरटी का ही पिक्चर लिया हुआ है, जहां पर येलो एरिया जो है, येलो एरिया दैट रिप्रेजेंट्स द प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब जो अभी तक प्रजनन करने के काबिल नहीं है वो वाला एज ग्रुप, तो वो वाली उम्र इज प्री रिप्रोडक्टिव. फिर प्रजनन करने की जब क्षमता आ जाती है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ जाती है, तो वो एज ग्रुप कहलाता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. और जब ये कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो उसे हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. अब आप ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं या सो कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देखना अभी जब हम पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट आई मीन बाय दैट. इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज परसेंट individuals of a given age or age group is plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid. हम इसे एज पिरामिड कहते हैं, राइट. कैसे हम उसे पता करेंगे? जब सेंसस होता है, जनगणना होती है, तब वो जो भी ऑफिसर्स अपने घर पे आते हैं और पूछते हैं आपकी उम्र क्या है, आपके घर में कितने लोग हैं, वो कौन से उम्र में है, वो क्या करते हैं, फलाना फलाना, ये सब सवाल पूछे जाते हैं. तो ये सवाल पूछने से जो डिटेल्स कलेक्ट होते हैं, इस डेटा जो मिलता है, उसी से उस पर्टिकुलर एरिया का एज पिरामिड भी समझ में आ जाता है. सो दिस इज व्हाट इज द डायग्राम ऑल अबाउट. आप देखेंगे एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है वो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन. क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले परसेंटेज जो है वो ज्यादा है.
इन्हें अभी तक इनकी प्रजनन क्षमता जो है वो कम है, अभी तक शुरू ही नहीं हुए, काबिल ही नहीं है प्रजनन करने के, पर ये कुछ ही सालों में प्रजनन करने के काबिल भी होंगे। और जब उनमें रिप्रोडक्शन चालू हो जाएगा तो बट ऑब्वियस है वहां का पॉपुलेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए इस एज पिरामिड को हम क्या कहेंगे, एक्सपैंडिंग। सो आपको प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाला जो हिस्सा है इसको देखना है। कभी कभी क्या होता है कि नीट एग्जाम में इसमें से कोई भी एक पिक्चर आपको सामने दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये एज पिरामिड से आपको क्या समझ में आता है। सो इमेजिन कीजिएगा कि ये पहला वाला आपके सामने रखा है, तो आपने क्या देखना है, हमेशा पिरामिड में सबसे नीचे क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाला एज ग्रुप प्लॉट किया जाता है। सो ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर एरिया में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ओके, जो अभी तक रिप्रोडक्शन कराने के काबिल नहीं है, वो जो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचे हैं। वो जब पहुंचेंगे तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाला भी जो एरिया है वो भी और फैलते नजर आएगा। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी जो ओल्ड एज में है, जो मर सकते, पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो हुआ पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, सो ये एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन हुई। स्टेबल यानी आप देखेंगे कि जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो ऑलमोस्ट इसका रेशियो आपको सेम दिखाई देता है। और डिक्लाइनिंग जो एज पिरामिड है वहां पर आप देखेंगे कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाला जो हिस्सा है वो एकदम छोटा सा है, रिप्रोडक्टिव उससे थोड़ा ज्यादा है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट उसी रेशियो में है। सो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी या स्टेबल होगी या एक्सपैंडिंग होगी, ये सबसे ज्यादा आपको समझ में आएगा प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी सबसे नीचे वाला जो पिरामिड में प्लॉट होता है उसको देखकर। For human population, the age pyramids generally show age distribution of males and females in a diagram. The shape of the pyramids reflects the growth status of the population, that is, whether it is growing, that is expanding, B, whether it is stable, or C, that is declining, यानी कम होने वाला. Size of the population tells us a lot about its status in the habitat. यानी वो पॉपुलेशन अगर काफी हद तक एडजस्ट हो चुकी है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उस हैबिटेट में, तो वो हमेशा आपको एक्सपैंडिंग नजर आती है। और अगर एनवायरनमेंट में कोई ऐसे चेंजेस हुए जिसका असर पॉपुलेशन पे हुआ है तो वहां पर हमें धीरे धीरे करके पॉपुलेशन कम होते हुए नजर आएगी। Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with any other species, the impact of a predator, or the effect of a pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. यानी कोई भी नैसर्गिक कंडीशन हो, इकोलॉजिकल प्रोसेस हो, जहां पर हमें ये देखना है कि पॉपुलेशन कौन सा पॉपुलेशन है, प्री रिप्रोडक्टिव है, डिक्लाइनिंग है, आई मीन एक्सपैंडिंग है, स्टेबल है, कौन सा पॉपुलेशन है, कौन सा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ये हमें देखना होता है। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि कोई भी एज ग्रुप में मौजूद जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जो नंबर होता है, ये नंबर किस चीज पे डिपेंड करता है, तो उनके बीच होने वाली कंपटीशन यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक, और फिर उस जाति के ऑर्गेनिजम्स की और दूसरे जाति के ऑर्गेनिजम्स के बीच होने वाली कंपटीशन यानी इंटर स्पेसिफिक। द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रीडेटर, प्रीडेटर यानी क्या होता है, भक्ष्य आप बोलते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर क्या होगा। ओके, फिर अगर पेस्टिसाइड्स कोई इस्तेमाल किए, अभी जैसे वेगॉन है, मॉर्टिन है, ये सब क्या है, ये इंसेक्टिसाइड्स है। पेस्टिसाइड यानी क्या, सिडल यानी किलिंग। सो पेस्टिसाइड इज नथिंग बट अ केमिकल विच कैन किल द पेस्ट, इज कॉल्ड एज अ पेस्टिसाइड। सो हम हमेशा इवेल्युएट करेंगे, उसे असेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। यानी पॉपुलेशन साइज कोई भी एज ग्रुप का होने दो, वो कम या ज्यादा होने की हमेशा संभावना हो सकती है। देन
The size in nature could be as low as less than 10. For example, Siberian cranes at Bharatpur wetlands in any year, or go into millions. For example, Chlamydomonas in a pond. Population size, technically called as population density, which is designated as capital N, need not necessarily be measured in numbers only. यानी किसी भी जगह का जो पॉपुलेशन है ये कम या ज्यादा हो सकता है, जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है या क्लैमिडोमोनास का एग्जाम्पल दिया हुआ है, दोनों में कितना डिफरेंस है देखिएगा। एक 10 से कम नंबर है उसका और दूसरे का मिलियंस में नंबर है, सो वो नंबर कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब किसी भी एज ग्रुप का पॉपुलेशन साइज जो होता है, जिसे आप कहते हो पॉपुलेशन डेंसिटी, इसे हम डिनोट करते हैं लिखते वक्त एज कैपिटल एन। सो जहां पर भी कैपिटल एन लिखा जाएगा तो इसका मतलब वो पॉपुलेशन डेंसिटी को रेफर करता है। ओके, और हमेशा उसमें संख्या में यानी कि गिनती होती है उसके, हमेशा संख्या में या नंबर में होनी जरूरी नहीं होती। Although total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. यानी नो डाउट कि हम लोग जो टोटल नंबर है, पूरी गिनती जो है, ये सबसे ज्यादा सही तरीका होगा पॉपुलेशन डेंसिटी को देखने का। बट कोई कोई केसेस में ये नंबर देखने में कोई मतलब देखना इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट, इसमें कोई अर्थ नहीं होता, या कभी कभी इसे फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा टफ होता है। ओके, डिफिकल्ट हो सकता है, दैट इज व्हाट इट मीन्स। In an area, if there are 200 carrot grass, Parthenium hysterophorus plants, but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan is low relative to that of carrot grass, amounts to underestimating the enormous role of the banyan tree in that community. ओके, इसका मतलब क्या है? छोटा छोटा घास है, सोचो पार्थेनियम 200 घास प्लांट्स है, ओके, ग्रास के, और एक ही लार्ज एक बड़ा वृक्ष है बैंयन का। तो आप जब पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? बैंयन ट्री का पॉपुलेशन कम है, यानी उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है। किसके तुलना में? तो उस ग्रास के तुलना में। बट अगर हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू नेचर में बैंयन रोल का अगर रोल देखे कि उसका क्या, उसकी क्या अहमियत है नेचर में, ये देखे, और पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये तुलना जो है ये सही नहीं हो सकती, क्योंकि बैंयन ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है इकोसिस्टम के अंदर। In such cases, the percent cover or biomass is a more meaningful measure of the population size. यानी ऐसे कंडीशन में, ऐसे जब होता है कि ग्रास भी है और एक बड़ा वृक्ष है, या छोटे ऑर्गेनिज्म से और कोई एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, तब पॉपुलेशन साइज इस पर्टिकुलर फैक्टर को देखने के लिए बायोमास देखेंगे अगर हम, या परसेंट कवर देखेंगे, तो वो ज्यादा सही होगा, ताकि हम पॉपुलेशन साइज को समझ सके। Total number is again not an easily adoptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming. Total number जो कंप्लीट गिनती है, ओके, कभी कभी ये मुमकिन नहीं होता कंप्लीट गिनने का, क्योंकि पॉपुलेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन होता है, यानी कि ह्यूज होता है, और वहां पर गिनना ये पॉसिबल ही नहीं होता, ये बहुत ज्यादा टाइम खाने वाली चीज वो हो सकती है। ओके, अगर मैं अभी कहूँ कि एक आध गार्डन में मैं आपको लेके जाऊं और उधर एक थोड़े से लिमिटेड वृक्ष है, और मैं बोलूँ चलो पता करो, नंबर काउंट करो कितने बड़े पेड़ है या वृक्ष है यहाँ पर, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। पर अगर मैंने कहा कि हर एक पेड़ में कितने लीव्स है, कितने पत्ते हैं, ये गिनो, तो ये इम्पॉसिबल है काउंटिंग। ओके, कुछ इस तरह से। If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? आप अगर माइक्रोबायोलॉजी इस सब्जेक्ट के लैब में कभी जाते हो, तो वहाँ पर एक ग्लास का छोटा सा डिश होता है जिसे कहा जाता है पेट्री डिश, और जिसपे न्यूट्रिएंट मीडियम, मतलब वो बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए कोई न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर रखे जाते हैं,
और फिर उधर बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को खाकर बढ़ते जाते हैं। ओके, तो उसको आप बैक्टीरिया जो कि माइक्रोस्कोपिक है, आप उसका डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? Sometimes, for certain ecological investigations, there is no need to know the absolute population densities or relative densities serve the purpose equally well. यानी कभी कभार पॉपुलेशन जब स्टडी किया जाता है इकोलॉजी में, इन्वेस्टिगेशन चालू होता है, पूछताछ चालू होती है, तो एब्सोल्यूट यानी एकदम करेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ना भी मालूम हो तो भी चल जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी अगर हम रिलेटिव रफ डेंसिटी या अप्रोक्सीमेट नंबर्स भी अगर हमें मिलते हैं तो भी काम चल सकता है। Okay, for instance, the number of fish caught per trap is good enough measure of its total population density in the lake. यानी क्या? सिंपल, अगर आप कोई तालाब में मछली पकड़ रहे और आपने एक बार नेट बिछा दिया और एक नेट बिछाने पर 1 घंटे में 100 मछली पकड़ ली जाती है, तो आप क्या कहेंगे कि इस तालाब में करीबन इतने इतने मछली मौजूद हो सकते हैं। सो ये क्या हुआ? ये एक रिलेटिव डेंसिटी हुई। या चलो पकड़ लो, एक दूसरा एग्जाम्पल पकड़ लेते डेली लाइफ का। आप कोई होटल में जाते हो और जहाँ पर सिर्फ वड़ा पाव बिकता है, इमेजिन कीजिएगा, वड़ा पाव वाले से आप ऐसे ही जनरल पूछताछ करते हो तो वो आपको बताता है कि घंटे में 100 वड़ा पाव तो बिक ही जाता है। तो आप सोच में पड़ते हो, घंटे में 100 वड़ा पाव, एक वड़ा पाव की कीमत 20 रुपए, यानी घंटे में यह करीबन कितना कमाता रहेगा। ये हुआ रिलेटिव डेंसिटी, जैसे क्या बोलना, अप्रोक्सीमेट नंबर पता करना। जरूरी नहीं है कि घंटे में 100 ही वड़ा पाव बिकेंगे, हो सकता है कि कभी 50 भी बिके, कभी 150 भी बिके। दैट डिफर्स, नो डे इज गोइंग टू बी सिमिलर टू द नेक्स्ट डे, राइट। सो यहाँ पर आपको, अगर आप ये सोच रहे कि इसकी कमाई कितनी होती रहेगी, तो वो एक्यूरेट या एब्सोल्यूट न जानते हुए कभी कभार रिलेटिव कैलकुलेशन भी काम कर सकता है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। We are mostly obliged to estimate population sizes indirectly without actually counting them or seeing them. अभी ये लिटरली नामुमकिन है कि कोई भी आप हैबिटेट में चले जाओ और हर एक ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता करो, पॉपुलेशन साइज, ये नामुमकिन है। ओके, द टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स is often based on pug marks and fecal pellets. यानी क्या? जो भी शेर है नेशनल पार्क्स में हो या कोई डेजर्ट आई मीन फॉरेस्ट में हो, जंगल में हो, कितने सारे शेर हैं, ये आप पता करने के लिए शेरों को जो पंजों के मार्क्स होते हैं इससे भी आप पता कर सकते हैं। या फीकल पैलेट्स यानी जो भी उनकी विष्ठा होती है उसमें कितना कुछ गिरा हुआ है, इस पे भी आप पता कर सकते हैं। I'm sure the series will help you. Please follow it till the end. And if you're new to my channel, please subscribe. Thank you so much.